शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑयस्टर अराउंड द पर्ल्स, यानी कि जो मोती होते हैं वो ऑयस्टर में किसके चारों ओर बनते हैं? मत्स्य कन्या के आंसू के ऑयस्टर में प्रवेश करने से, या विशेष माह में वर्षा की पहली बूंद जो ऑयस्टर में गिरती है, ऑयस्टर के अंडे से जो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है वो मोती बन जाता है बाद में, या फिर किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है उससे मोती बनता है। इंग्लिश में टीयर्स ऑफ सी मरमेड्स फॉलिंग इनटू द ऑयस्टर, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग इनटू द ऑयस्टर इन अ पर्टिकुलर मंथ, eggs of oyster which fail to leave the body, or some external particles becoming embedded in the skin of the oyster। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, पूछा कि मोती बनता कैसे है। किस्से कहानियों में हमने पढ़ा होगा कि जो समुद्र में मोती पाया जाता है, जिस आवरण के अंदर मोती बनता है ऑयस्टर के अंदर, बरसात की पहली बूंद जब उसमें गिरती है तो वो बरसात की बूंद मोती में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि ऐसा सही नहीं है। इन 4 ऑप्शंस में अगर आप सही से पढ़ें उसको, तो इस जो 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में, उसमें चौथा जो ऑप्शन है, सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ऑयस्टर, कुछ ऑयस्टर की स्किन में कुछ बाहरी पदार्थ जब एंटर कर जाते हैं तो वो बाहरी पदार्थ बाद में मोती में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन 33 में पूछा गया है विच फिश इज़ विविपेरस? हिपोकैम्पस है, स्कॉलियोडॉन है, लेबियो है, या फिर प्रोटोप्टेरस है। तो कौन सी मछली पिंडज होती है? अब विविपेरस का मतलब होता है जो जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उनको विविपेरस बोला जाता है। तो पूछा गया इनमें से कौन सी मछली विविपेरस है? 4 ऑप्शन जो दिए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन एक कार्टिलेजियस फिश है जो कि कैसी है? विविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं अगर पूछा जाए? ओविपेरस वो जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें बच्चों का विकास अंडों में होता है, वो ओविपेरस कहलाते हैं। और जो बच्चों को जन्म देते हैं जिनमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, वो विविपेरस कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था सेंट्रम ऑफ ए टिपिकल वर्टेब्रा ऑफ फ्रॉग इज, कैसी है? एसीलस है, प्रोसीलस है, एम्फीसीलस है, या एम्फीप्लाइटॉन है? यानी कि हिंदी में अगर्ती है, अग्रगर्ती है, द्विगर्ती है, या उभयपट्टित है। पूछा गया मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसीलस। द सेंट्रम ऑफ ए टिपिकल वर्टेब्रा ऑफ फ्रॉग इज कैसा? प्रोसीलस। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, 35 में पूछा गया कि जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम मीन्स द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए डिप्लॉयड सेल, या जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए गैमेट, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में पूछा गया कि जीनोम का अर्थ क्या है? एक द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुल संख्या है, या फिर वो जीन का जीन सूत्र है जीव का किसी का, या एक युग्मक में यानी कि गैमेट में गुणसूत्रों की टोटल संख्या है, या किसी जीव में गुणसूत्रों की टोटल संख्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, देखिए जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में, डिप्लॉयड सेल में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी जीन को का जो टोटल नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फर्स्ट, जीनोम इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए डिप्लॉयड सेल। 36 में पूछा गया, 36 में लॉन्ग नेक ऑफ कैमल इज ड्यू टू, कि ऊँट की गर्दन लंबी होने का क्या कारण है? डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स बिटवीन सक्सेसिव नेक वर्टिब्री, यानी कि पूछा गया है कि जो स्तनधारी हैं उनकी जो गर्दन में पाई जाने वाली सर्वाइकल वर्टिब्री हैं उनके बीच में एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स बन जाती हैं। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ नेक वर्टिब्रा, यानी कि वर्टिब्रा की संख्या बढ़ जाती है। इंक्रीज़ इन द लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्रा, या उनकी संख्या ना बढ़ के उनके जो है आकार बढ़ जाता है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। या फिर डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर पैड्स बिटवीन सक्सेसिव नेक वर्टिब्रा, यानी कि या फिर
जो नेक की वर्टिब्रा है उनके बीच में मस्कुलर पैड्स बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है क्वेश्चन आंसर नंबर 3, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्रा। देखिए ध्यान रखिए, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स में की गर्दन में 7 वर्टिब्रा पाई जाती हैं जिनको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। पहली होती है एटलस, दूसरी होती है एक्सिस। और ख़ास बात यह है कि मैमल चाहे इतना छोटा हो जैसे कि एक चूहा, या फिर इतना बड़ा हो जैसे कि एक ऊंट या जिराफ, सभी में जो वर्टिब्रा है उनकी संख्या 7 ही रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखिए। 37 में पूछा गया मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस। पूछ रहा है कि मियोसिस और माइटोसिस, देखिए दोनों अलग अलग तरीके के सेल डिवीज़न है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर मियोसिस के बारे में पूछा गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट्स या क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉट आइडेंटिकल, या ऑल आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि मियोसिस माइटोसिस से अलग किस प्रकार है, मियोसिस में क्या ऐसा होता है जो माइटोसिस में नहीं होता है। इन अब 3 ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, अर्धसूत्रीय और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि सूत्री विभाजन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं तथा उनके भागों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, या निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते, और सभी कथन सही हैं। देखिए मियोसिस में ये जो ऊपर के 3 जो ऑप्शन दिए हैं सारी घटनाएं होती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग भी होती है प्रोफेज फर्स्ट में, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स भी होता है, उनके जेनेटिक पार्ट्स भी एक्सचेंज होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ भी हो जाता है, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, और चारों डॉटर सेल पेरेंट सेल से जेनेटिकली अलग होती हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल वो नहीं होती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, सब कुछ मियोसिस में होता है। 38 में क्या पूछा है, सीस्मोइड बोन इज़ फॉर्म्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ, सीस्मोइड बोन है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें सेसामोइड, ठीक है। तो सीस्मोइड बोन होती है, किसके अस्थि भवन से बनती है, स्नायुओं के, उपास्थि के, वसीय के, या कंडरा के। इंग्लिश में लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, या फिर टेंडन्स। तो जो सीस्मोइड बोन बनती है वो बेसिकली कार्टिलेज के क्लासिफिकेशन से बनती है, या क्लासिफिकेशन शायद ऑसिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पर। इसका एग्जांपल है पटेला बोन, जो छोटे बच्चे होते हैं घुटनों के बल चलते हैं, उनमें पटेला बोन, जो कि हमारे घुटने का एक प्रोटेक्टिव बोन है, जो कि उनके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो वो इसी का एक एग्जांपल है, सीस्मोइड बोन का ही एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो है क्या है, कार्टिलेज। थर्टी 39 में पूछा गया कॉज ऑफ भोपाल ट्रेजेडी ऑन 3 दिसंबर 1984 वॉज। ये क्वेश्चन पहले भी टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और बिल्कुल इसी तरह यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का जो पूछा गया है कि 3 दिसंबर 1984 की रात को जो भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी केमिकल, इसको ट्रेजेडी बोलते हैं, रासायनिक दुर्घटना बोलते हैं, वो हुई थी। और उसमें जो जहरीली गैस रिलीज़ हुई थी, उस गैस का नाम क्या था। देखिए उस गैस का नाम था, इसको आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है कई बार, अलग अलग लेवल्स के जीके के एग्ज़ाम में। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको MIC भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 में पूछा गया है, हेयर एंड मैमल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, मैमल्स जो स्तनधारी हैं उनमें बाल जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव हैं, डर्मिस के हैं, मीजोडर्मिस के हैं, एपिडर्मिस के हैं, या फिर वो एंडोडर्मिस के हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, डर्मिस, मीजोडर्मिस, एपिडर्मिस, या फिर एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एपिडर्मिस। हिंदी में पढ़ देता हूँ, स्तनियों के बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस, एंडोडर्मिस। हिंदी और इंग्लिश में नाम समान है, इसका आंसर ठीक है
थर्ड ऑप्शन ठीक है, एपिडर्मिस की ये डेरिवेटिव्स होते हैं। 41 में पूछा गया सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किससे होता है। सक्कस एंटेरिकस जो जूस है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है। पैनक्रियास के द्वारा, क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के द्वारा, फंडिक ग्लैंड्स के द्वारा, या फिर सेलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिप्ट ऑफ लिवर खून। सक्कस एंट्रिकस बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो इसका आंसर है क्रिप्ट ऑफ लिवर खून। 42 में पूछा गया द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उसके एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। देखिए कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसैकेराइड है, तो जब पॉलीसैकेराइड का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट एक मोनोसैकेराइड होता है। तो इन ऑप्शन में आप पढ़िए इनको ध्यान से, और जिस इनमें जो भी मोनोसैकेराइड्स हैं वही उसका सही ऑप्शन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन नज़र आता है वो है पहला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अगले क्वेश्चन 43 में पूछा गया कि ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सपायर इज़, यानी कि जो सांस हम छोड़ते हैं, जो वायु छोड़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। 16%, 18%, 20%, 25%, 16%, 18%, 20% या 25%। देखिए इसका सीधा आंसर है 16%, इसको आप याद कर लीजिए। द एयर दैट वी एक्सपायर इट हैज़ अराउंड 16% ऑफ ऑक्सीजन। कितनी होती है मात्रा उसमें, लगभग 16% ऑक्सीजन का मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो ग्लूकोज का जो स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है, तो जो पहला जो पार्ट है इसका ग्लाइकोलाइसिस, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, साइट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड एंड अमीनो एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एमडन, मेयर ऑफ एंड पार्नस पाथवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ही आके जाके क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्वेश्चन 45 में पूछा है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स इज ड्यू टू। जो मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारी हैं, उनमें हृदय स्पंदन का नियमन यानी कि कंट्रोल किससे होता है। रुधिर में अधिक ऑक्सीजन की वजह से, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति की वजह से, रुधिर में थायरॉक्सिन की उपस्थिति से, या रुधिर में कम CO2 की उपस्थिति से। इंग्लिश में प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ पेस मेकर इन हार्ट, प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड और प्रेजेंस ऑफ लेस CO2 इन ब्लड। देखिए जो हमारा जो हार्ट है मैमल्स का, हम मनुष्य भी मैमल्स में आते हैं, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। कैसा है, मायोजेनिक, यानी कि इसका जो हार्ट बीट है हमारी, वो किससे कंट्रोल होती है, मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो हमारे हृदय में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, हार्ट में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। और इस साइनो ऑरिकुलर नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। यही पेस मेकर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ पेस मेकर इन हार्ट। 46 में पूछा है स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इतना बड़ा सा नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं BP नापने की मशीन। ठीक है, तो अगर आपको इसका मतलब पता है तो इसको आपको आंसर भी आप तक समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन है। ये क्या मेजर करता है, हार्ट बीट को मेजर करता है, BP यानी ब्लड प्रेशर को, दोनों को या दोनों में से कोई नहीं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर आपने देखा होगा डॉक्टर्स के क्लिनिक पर, ये
लोगों के घरों में भी ये आमतौर लोग कुछ अपने घरों में रखते भी हैं। तो ये किसको मेजर करता है? ब्लड प्रेशर को। 47 में पूछा गया है हु कैन बी कॉल्ड एज फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनड रिफ्लेक्स का फादर किसको बोला जाता है? 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, पेवलोव, ओपरिन, स्मिथ एंड नील और केल्विन। तो कंडीशनड रिफ्लेक्स का जो फिनोमिनन है, जो एक्सपेरिमेंट है, एक रशियन साइंटिस्ट थे पेवलोव, उन्होंने किया था। कुत्ते को खाना देते समय वो एक घंटी बजाया करते थे जिससे कुत्ते की लाट गिरने लगती थी। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था? पेवलोव के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या है? पेवलोव। 48 में पूछा है लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाई। जीवन रक्षक हार्मोन, जिंदगी को बचाने वाले हार्मोन, इनका श्रावण किन से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, थाइमस से, थायराइड से या फिर एड्रीनल ग्लैंड से। जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनका जो सिक्रीशन होता है वो किससे होता है? एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। दोनों किडनियों पर एक एक ग्लैंड पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। अब इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी इंसान को जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उनके लिए इसको ये प्रिपेयर करते हैं कि अकस्मात हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनसा हमें सामना करना पड़ सकता है कई बारी, तो उन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए ये हार्मोन उस वक्त सिक्रीट होते हैं एकदम से। इसके बारे में एक बार डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। 49 में पूछा गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन होना चाहिए। निस्यंदन कहाँ होता है? रुधिर कोशिकाओं में यानी कि ब्लड सेल्स में, बोवेन संपुट यानी कि बोवेन कैप्सूल में, ऊतक द्रव को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, या फिर लूप ऑफ हेनले में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा किडनी में, जो फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बोवेन्स कैप्सूल में। 49 क्वेश्चन नंबर का आंसर। 50 यानी कि 50 फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स। पूछा गया जो प्लेसेंटल मैमल्स यानी कि जिन मैमल्स की फीमेल में प्लेसेंटा बनती है चाइल्ड बर्थ से पहले, गैस्टेशन जो पीरियड होता है, उसमें ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? हिंदी में पूछा गया है कि मानव शशक एवं अन्य आंवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में या फिर गर्भाशय में। इंग्लिश में ओवरी में, वजाइना में, फैलोपियन ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स में या फिर यूट्रस में। देखिए जो मैमल्स होते हैं उनमें ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स या फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग जाके यूट्रस में की जो अंदर वाली लेयर है उसमें अटैच हो जाता है और वहाँ से फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 51 इनवर्टेब्रेट्स आई ऑन ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी में देखें क्या पूछा है? कशेरुकियों के नेतृत्व में अंध बिंदु पर क्या नहीं होता है या क्या होता है? शंकु शलाकाएं दोनों नहीं होती हैं, शंकु होते हैं, शलाकाएं नहीं होती हैं, या फिर दोनों ही उपस्थित होते हैं। शंकु को बोलते हैं कोन्स और शलाकाओं को बोलते हैं रॉड्स। तो पूछा गया भाई क्या नहीं होता है वहाँ पर या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 51। तो ब्लाइंड स्पॉट जो हमारा आँखों में ब्लाइंड स्पॉट बनता है, इसमें ना तो उस जगह पर रॉड्स पाई जाती हैं ना ही उन जगह पर कोन्स पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या है? फर्स्ट, नीदर रॉड्स नॉर कोन्स आर फाउंड ऑन द ब्लाइंड स्पॉट इन अ वर्टेब्रेट आई। 52 क्वेश्चन नंबर 52 हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? लेमार्क, वेलस या फिर ओपेरन थे या फिर चार्ल्स डार्विन थे। देखिए ये जो बुक है वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार पहले भी 2-1 बार पूछा गया है।
तो इसको याद कर लीजिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन जो बुक थी वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, और जो साल था वो जब वो पब्लिश हुई थी वो थी 1859 में। ठीक है। 53 में पूछा गया है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज कॉल्ड स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद। हिंदी में पूछा गया कि कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका क्या कार्य है? सुनना यानी कि हेयरिंग, संतुलन यानी कि बैलेंसिंग, दोनों है, ध्वनि उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है उसका बेसिक काम हेयरिंग और बैलेंसिंग दोनों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 53 का वो है ऑप्शन थर्ड, तीसरा, हेयरिंग और बैलेंसिंग दोनों है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है अ पर्सन हैविंग एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू द ग्रुप। एक व्यक्ति है जिसके ब्लड में एंटीजन ए, उसके आरबीसी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए जो ब्लड ग्रुप का जो हाइपोथेसिस है, जो कार्ल लैंडस्टाइनर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस ब्लड ग्रुप की खोज की थी ह्यूमन में, तो उसके बारे में एक बार आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लड ग्रुप को कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया जाता है। तो अगर ब्लड ग्रुप किसी के ब्लड की आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, दोनों प्रेजेंट हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, या दोनों ही एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो गया, यानी कि शून्य हो गया। तो इस आधार पर पूछा गया कि एक व्यक्ति के में एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। आ, 55 में पूछा गया मोस्ट रीसेंट और नियरेस्ट इनडायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वॉज पॉसिबली। पूछा गया कि जो हम आधुनिक मानव है, आज जो हम अपने आप का वर्तमान रूप देखते हैं, उसका संभावित सीधा और प्राग ऐतिहासिक पूर्वज कौन हो सकता है? क्या वो निएंडरथल मानव थे, क्रो मैग्नन मानव थे, जावा कपी मानव थे, या फिर होमो इरेक्टस थे? देखिए हमारा जो एंसेस्टर है, जो नियरेस्ट एंसेस्टर है, मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर है, वो है क्रो मैग्नन। यानी कि क्रो मैग्नन के बाद जो उत्पत्ति हुई है वो हम मानवों की हुई, जिसको हम वर्तमान स्वरूप में अपने आप को देखते हैं, जो आज से लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। आज हम अपना वर्तमान स्वरूप देखते हैं तो ये आज से लगभग 10,000 साल पहले इस मानव की उत्पत्ति हुई थी, जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं। और हमारा जो बिल्कुल इमीडिएट एंसेस्टर है वो है क्रो मैग्नन। कौन है? क्रो मैग्नन।